नमस्कार। हम लोग बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद उत्पन्न स्थिति पे, चंद्र नीति में मोदी। दरअसल मोदी जी का जिस तरह का व्यक्तित्व है, जिस तरह उन्होंने 10 साल राज किया, तो लगता है कि 56 इंच का सीना लेकर जो मोदी जी राज कर रहे थे, अभी चूंकि भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और एनडीए के साथ वो सरकार बना रहे हैं। आज एनडीए की बैठक हुई पीएम आवास में और उस बैठक के बाद जो घटक दल थे उन्होंने समर्थन का लेटर दिया। इसके पहले नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के पास गए, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपकर राष्ट्रपति ने, जैसा कि नियम है, उनसे कहा कि अगले बार चुनाव होने तक, जब प्रधानमंत्री चुन जाए, तब तक आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री का काम करें। और ताबड़तोड़ में घटक दलों की बैठक हुई, घटक दलों ने समर्थन का लेटर दिया और शाम को आज जाकर राष्ट्रपति को लेटर सौंपा जाएगा और संभावना है कि कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू से ये तुलना पहले से शुरू हो गई थी कि जवाहरलाल नेहरू देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 3 बार बने थे, अब मोदी जी तीसरी बार बनेंगे। पर अब की बार 400 पार नहीं हुआ, तो 400 पार नहीं हुआ और सरकार जो है, और भाजपा जो अपने बूते पे पिछले चुनाव में 303 सीट लेकर आई थी, वो इस बार पिछड़ गई बहुमत से और उसे 2 बाबू यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू के साथ साथ बहुत सारे घटक दलों का समर्थन चाहिए, तब जाके सरकार जो है वो बनेगी। सत्ता के गलियारे में ये बात भी गूंज रही है कि ये दोनों नेता, जिन्होंने पूर्व में भी अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बाद की सरकारों ने काम किया, इन लोगों ने मिलकर घटक दल के रूप में, तो ये अपनी कुछ मांगे रखते हैं, चाहे वो स्पेशल पैकेज की बात हो, चाहे मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग की बात हो। तो अब जो मोदी जी अपनी ही पार्टी में लोगों से बिना पूछे रातों रात नोटबंदी कर देते थे, बहुत सारे निर्णय लेते थे, वो मोदी जी अब हर बार उनको अपने घटक दलों से पूछना होगा कि हम ये जो करने जा रहे हैं ये ठीक है कि नहीं है। और ये घटक दल के जो नेता हैं, अगर इनका पहले जैसा तेवर रहा तो आने वाले समय में सरकार चलाने में हो सकता है मुश्किल हो। पर लोग कह रहे हैं कि अब चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा के मुख्यमंत्री के रूप में और नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम करना है। ऐसे में जी आगे क्या होगा, तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिल्ली से बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर रहा है एनडीए। 7:45 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे एनडीए के लोग और आज ही जो है राष्ट्रपति ने भंग की 17वीं लोकसभा और इसी के साथ अब नए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जो है कवायद शुरू हो गई है। सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए। इस बारे में आगे की जानकारी देने के लिए हमारे साथी स्नेह कमल दिल्ली से सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, बताओ भाई कि इतनी जल्दी में सब कुछ हो रहा है, जो कल चुनाव के नतीजे आज लोग लेके जैसे तैसे लोग सर्टिफिकेट लेके दिल्ली पहुंचेंगे, जहां हवाई यात्रा नहीं है, वहां से भी लोग सांसद जो नए हैं वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए होंगे, पर उससे पहले सरकार का दावा पहुंच गया है। तो क्या कुछ हो रहा है इतनी जल्दी में? सुबह जी, सबसे पहले ये समझना, जिस तरह से लोग घटक दल थे जिन्होंने गठबंधन के अपने बैनर दल चुना लो, तो उसमें एक थी जो एनडीए, दूसरी थी इंडिया गठबंधन। कहते एनडीए की अगर बात है तो उनके पास स्पष्ट बहुमत है और इंडिया गठबंधन की बात है तो उनके पास बहुमत का जो आंकड़ा है, जो नंबर, उनसे वो काफी पीछे हैं। इनको लेकर दोनों घटक दलों की आज बैठक होगी 4 बजे समय के 4:30 बजे। सबसे पहले एनडीए के घटक दलों की बैठक जो प्रधानमंत्री आवास में हुई थी, उसके बाद दूसरी बैठक जो अभी 6 बजे जो शुरू होनी है, उस समय वही जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास में, उनके आवास के अंदर मौजूद हूँ। उसके बाद दूसरा घटक जो है इंडिया गठबंधन, उनकी बैठक शुरू होने वाली। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। जिस तरह से एनडीए की बैठक होती है, तमाम घटक दल आते हैं, उन सभी ने जो है बैठक में यह तय किया कि हम सरकार बनाएंगे। और चूंकि भाजपा या एनडीए घटक
दल भी इस तरह अच्छे से जानते हैं कि कहीं हम चूकते हैं, देर करते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी में है। उन्होंने भी अपने तमाम सहयोगियों से, जो पूर्व सहयोगी हैं जिस समय एनडीए का पार्ट है, उनसे भी संपर्क करना या बात करना शुरू कर दिया। इन सभी को देखते हुए आनंद फानंद में आज, जैसा कि आपने अभी समय बताया, 7:45 का समय राष्ट्रपति भवन जाने का, प्रधानमंत्री या उनके साथ के जो घटक दल वो जाएंगे, अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे, साथ ही साथ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वही अगर दूसरे घटक दल की बात है, जो मैंने कहा इंडिया घटक दल, इंडिया गठबंधन है, अभी जहां मैं मौजूद हूँ, हमारे पीछे जो है तमाम नेताओं का जो आना शुरू, उसका ये कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम नेता मौजूद है। अगर गठबंधन घटक दलों की बात करें, अब से कुछ देर पहले एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार यहाँ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ शिवसेना के जो है संजय राउत समेत तमाम जो बड़े नेता मौजूद हो। अभी यहाँ पर इंतजार अगर किसी को है तो वो है तेजस्वी यादव का। तो तेजस्वी यादव कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे, तमाम नेताओं का इंतजार है। जैसे सारे नेता पहुंचेंगे उसके बाद ये दूसरा घटक दल जो है इंडिया गठबंधन, उनकी बैठक शुरू होगी। लेकिन जहां तक आपने अभी बात की एनडीए की बैठक की, एनडीए की बैठक समाप्त हो चुकी। तमाम जो बड़े नेता थे वो अब जा चुके हैं, लेकिन सभी ने अपना समर्थन पत्र भाजपा को सौंप दिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद, यानी अभी से लगभग एक घंटे से अधिक समय बाद, 6:45 बजे जो है, सवा घंटे के बाद 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन जाएंगे और अपना सरकार बनने का दावा पेश करेंगे। ठीक है, इसने तो आप हमको आगे का अपडेट देते रहिए कि क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से दावा प्रस्तुत हो रहा है। इस बीच में इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में रवि गोहालानी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी, भाजपा के प्रवक्ता, भी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। और भोपाल से दिनेश गुप्ता, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले हम बजाय पार्टी पॉलिटिक्स की बात करने के, राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी जुड़े हैं। दिनेश भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बात एनडीए जानती है कि बहुमत उसके पास है और वो सरकार तीसरी बार बना सकती है, पर चूंकि कल से सबसे पहले राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने पत्रकार वार्ता ली और अपनी बात की, उसमें ये तो नहीं कहा उन्होंने कि हम सरकार बना रहे हैं, पर उन्होंने जो भी बातचीत की, उन्होंने कहा हम आज बैठक करेंगे, पर उन्होंने दो बातें कही जिससे कहीं खटका हुआ। उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो जातिगत जनगणना को लागू करेंगे और बहनों को पैसा देंगे, ये उन्होंने कहा। और यूपी की जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि जो कुछ होने वाला था उसको रोकने में अहम भूमिका, संविधान को पे जो संकट था उसमें यूपी के लोगों ने रोल प्ले किया। और उसके बाद से कवायद बदली, चूंकि जो घटक दल हैं एनडीए के, उसमें दो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी भी आज इधर तो कल उधर, जैसी चले बयार पीठ को तैसी कीजिए। ये दोनों बाबू, चाहे नीतीश बाबू हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ये दोनों ने, पिछला इनका पूरा आचरण जो बताता है, ये कभी भी इधर से उधर हो चुके हैं। तो कहीं एक आशंका थी, इसीलिए इनको बुला लिया गया। और बाजार में ये भी चर्चा हो रही है, मीडिया में ये भी चर्चा हो रही है कि कोई लोकसभा का अध्यक्ष का पद मांग रहा है, कोई मंत्री इस विशेष विभाग को मांग रहे हैं, कोई बिहार के लिए विशेष पैकेज मांग रहा है, कोई जो है आंध्रा के लिए विशेष पैकेज मांग सकता है। एक बार्गेनिंग चालू हुई। दूसरी बात कि जो घटक दलों के साथ सरकार बनाने का सिलसिला 1977 से शुरू हुआ था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी एक लिबरल नेता थे और एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने 5 साल घटक दलों के साथ सरकार चलाई, उसके बाद मनमोहन सिंह ने भी चलाई। पर जो नरेंद्र मोदी की छवि है, जो अपनी ही पार्टी में बहुत सारे लोगों से नहीं पूछते हैं, जहां भाजपा किनारे हो जाती है और मोदी की गारंटी प्रमुख हो जाती है। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, भाजपा नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा नहीं। तो जो आदमी अपनी पार्टी से भी बड़ा ब्रांड बन जाता है, वो आदमी क्या ये दोनों बाबुओं के साथ और बाकी घटक दल के साथ समन्वय स्थापित करके सरकार को स्मूथ चलाएगा या अपने आप को बदलेगा, ये बहुत सारी बातें हैं। तो दिनेश भाई, ये बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य को
मध्य प्रदेश ने तो 29 की 29 सीटें दे दी, छत्तीसगढ़ ने 11 में से 10 दे दी। पर जो यूपी, जहां ये राम को लाए थे 500 साल बाद, उस फैजाबाद ने, अयोध्या ने गच्चा दे दिया, यूपी ने गच्चा दे दिया। जीतने जिस बनारस को इन्होंने कायाकल्प कर दी थी, वो 1.5 लाख वोटों से ही जीता पाया बीजेपी के बड़े चेहरे को। तो क्या बीजेपी के भीतर भी नरेंद्र मोदी जी को चुनौती है और बाहर से भी चुनौती है? तो इस बार मोदी जी बदले हुए मोदी के रूप में, तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में दिखेंगे, जबकि उन्होंने शुरू में कहा था कि अभी तक तो टेलर है, असली फिल्म बाकी है, तीसरे बार में दिखेगी असली फिल्म। तो वो कौन सी फिल्म होगी? वो सॉफ्ट होगी, वो मतलब स्टैंड वाली फिल्म होगी, या मार्मिक होगी, या बीच में फिल्म जो है वो बदल के कहेंगे कि नहीं अब नए तरह से हम पार्ट 2 बनाएंगे? क्या होगा इसका दृश्य? बहुत सारी चीजें सुभाष जी आपने अपने सवाल में कही हैं। तो ये जो नतीजे हैं चुनाव के, चाहे उत्तर प्रदेश का आपने रेफरेंस किया, अयोध्या का रेफरेंस किया, बहुत सारी सीटें उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी हार गई। ये सीटें हारी क्यों? ये क्या केवल जो है अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला है, या राहुल गांधी अखिलेश यादव का जो एक कॉम्बिनेशन बना, ये केवल उसके कारण है, या और भी बहुत सारे कारण इसमें हैं? अब देखिए, खुद प्रधानमंत्री जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ना हो के जो एक ब्रांड है, एक ब्रांड के रूप में जो व्यक्ति अपने आप को स्थापित कर चुका हो, उसका लीड मार्जिन कितना कम है। जो मतलब आप मध्य प्रदेश में के नेताओं का लीड मार्जिन देख लेंगे तो शायद उनको लगेगा कि मैं तो हारते हारते बचाई, तो उनके बाबा विश्वनाथ की कृपा है कि वो हारते हारते बच गए। तो ये नतीजे आए क्यों? ये नतीजे आने की जो सबसे बड़ा कारण है वो है इनकी कार्यशैली, कि जिस तरह से वो कार्य करते हैं। आप जिक्र कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार जी का, तो ये प्री इलेक्शन अलायंस है, और ये हो सकता है कि प्री इलेक्शन अलायंस भी किसी दबाव के का कारण हो, अपनी दबावों के चलते हो। हम पिछले 4-5 साल से देश में केवल एक प्रेशर पॉलिटिक्स देख रहे हैं। इसका जवाब महाराष्ट्र ने भी दिया, और इसका जवाब अब जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं इस तरह के जवाब की उम्मीद हो रही है कि वो भी जवाब देंगे, क्योंकि प्रेशर से मध्य प्रदेश में आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता चले जाते हैं, और पिछले कुछ महीने से तो मध्य प्रदेश में केवल दल बदल ही चल रहा था। कहीं ना कहीं एक जो डर और भय का जो माहौल था देश में, और उसमें जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं लाती है, तो आप ये देखिए कि लोगों में जो है कितनी उत्साह, भले ही लोग प्रदर्शित नहीं कर रहे, लेकिन एक जो सफोकेशन था, एक लोगों को लग रहा है कि ये सफोकेशन खत्म हो गया केवल आपकी कुछ सीटें कम होने से। तो ये जो माहौल है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसमें अनुभव नहीं है। ना तो मोदी जी को अनुभव है कि वो एक कैसे अलायंस की सरकार चलाई जाती है, गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जाती है, ना अमित शाह जी को है। ये जो गुजरात में इन लोगों की जो राजनीति करने का तरीका था, वहां भी कोई गठबंधन की पॉलिटिक्स नहीं थी, और 2014 से जो अब 24 तक जो उनका अभी तक का सफर है वो भी गठबंधन का नहीं रहा। जो गठबंधन था जरूर, लेकिन गठबंधन को वो खुद डिक्टेट करते थे, उनके सदस्यों को आपको ये लेना हो तो लीजिए। ये जो बहुमत का एक जो होता है ना, कि आपको एक अहंकार होता है बहुमत का, या बहुमत का आपके ऊपर जब सर चढ़ के बोलता है तो आपका हाव भाव आचार व्यवहार सब बदल जाता है। तो ये जो हाव भाव आचार व्यवहार है, इसीलिए आप देखिए कि वो आज ही शाम को दावा पेश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आचार व्यवहार के आधार पर लोग कहते हैं कि नहीं साहब अब हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते। हम तो आपके जो 400 का नारा था, जो आप एक प्रेशर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये नारा तो हम उसके लिए कर रहे हैं कि आपको एक माहौल बने, उत्साह लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे। तो वो जब वो दावा उनका नहीं हुआ, सीटें नहीं आई, तो हो सकता है कि गठबंधन के कुछ लोगों को लगे कि अब क्या फायदा है इनके साथ जाने से, क्योंकि इनको रहेगा नहीं, कोई पद रहेगा नहीं। उसे तो अपना जो भी गठबंधन के लोग होते हैं, जिसकी जितनी ज्यादा ताकत होती है वो उतने पद मांगता है। पहले भी हमने देखा था, बाली योगी साहब थे, टीडीपी के थे, तो उनको विधान लोकसभा अध्यक्ष का पद मिला था। अलग अलग मंत्रालय की मांग होती है। तो नीतीश कुमार जी को भी आगे उनको चाहिए, बिहार के लिए पैकेज चाहिए। अब तो उनके पास मौका है, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे तब तो नहीं मिला था बिहार में, लेकिन अब तो वो सिंगल हैंडेड है, अब तो वो दबाव डाल सकते हैं। तो उनको डर है भाजपा को, ऐसा ना हो कि ये सहयोगी
कांग्रेस के किसी उस पर चले जाए, उनके अपोजिशन में चले जाए, उनके साथ मिलकर सरकार बना लें, तो बहुत सारी शंका कुशंका उनके भीतर ही हैं। और वो इसलिए भीतर हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके बारे में जो व्यक्तिगत छवि है वो किस तरह की है। तो जब तक वो अपनी छवि नहीं बतेंगे, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र कर रहे थे, आज वो तो कल से उनका जिक्र बहुत हो रहा है, क्योंकि अटल जी की याद करें, क्योंकि उन्होंने इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं की जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि वो राजनीति पिछले 10 साल से चल रही। वो तो जिस तरह से डेमोक्रेटिक तरीका होता है चलाने का, वो उस तरीके से की। और जिस तरह की नफरत की राजनीति हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखी, तो क्या उसे चंद्रबाबू नायडू स्वीकार करेंगे? उनका तो विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव भी हो गया, आगे नीतीश कुमार। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, एनडीए की बैठक जो है हुई और नरेंद्र मोदी को उन्होंने एनडीए का नेता चुना है। तो ये बात रास्ता साफ है कि अब प्रधानमंत्री वो बनने वाले हैं। सर्वसम्मति से नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति से मिलेंगे और वो राष्ट्रपति के पास जाके अपना प्रस्ताव रखेंगे। चूंकि एनडीए ने प्रस्ताव पास करके उनको अपना नेता नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया है। ये बड़ी खबर है, सर्वसम्मति से नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। तो जैसा भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत कुछ जल्दी जल्दी में हो रहा है, ये इसके लिए बहुत वेट नहीं किया जा रहा है। एनडीए ने तत्काल बैठक बुलाई, नेता भी चुन लिया, राष्ट्रपति से भी मिल लिए, अब फिर से 7:45 बजे राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। अब एनडीए के नेता के रूप में वो अपना दावा पेश करेंगे और हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद हम फिर आपको ब्रेकिंग बताएं कि वो कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये जो कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन था, जो खुद भी बहुमत से बहुत दूर है, उसके लिए ये एक दूर की कौड़ी है। पर हाँ, आप सरकार तो आज बना लेंगे, कल बना लेंगे, पर जो बात हम दिनेश साहब से कर रहे थे कि जो व्यवहार है, जो सहयोगी दल हैं, उनके साथ बदले हुए मोदी जी दिखाई देंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। दिनेश जी। नहीं, देखिए, बदलना पड़ेगा। यदि आपको गठबंधन चलाना है तो बदलना पड़ेगा। और गठबंधन के साथ आप स्वभाव बदलने की केवल बात नहीं है, आपको अपना एजेंडा भी बदलना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो आपने इलेक्शन के दौरान कही, जिस तरह के चीजें हुई हैं, उसमें आपको अपनी प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी। जिस राजनीति की बात आप 4 तारीख के बाद देश को बता रहे थे कि किस तरह की राजनीति होगी, राजनीतिक भूचाल आ जाएगा, तो राजनीतिक भूचाल तो है। ये आपको अपनी बहुमत की सरकार की वजह गठबंधन की सरकार में जाना पड़ रहा है। तो ये ईडी सीबीआई का डर भी लोगों को है कि फिर ऐसा ना हो, फिर दुरुपयोग हो। तो बहुत सारी चीजें, लोगों को दल तोड़ने का भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अभी इनके साथ चले जाएं, तो दल तोड़ने। अभी तो देखिए, ये सरकार, जो लोग इनके साथ प्री अलायंस है, वो अभी साथ रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए, यदि आपने अपने आप को नहीं बदला तो किसी भी मुद्दे पर, ये तो 2 चेहरे हैं, लेकिन बहुत सारे और दूसरे जो एक सीट वाले जो लोग हैं, ऐसे भी छोटे छोटे दल हैं, उनके बारे में जो चर्चा नहीं हो रही, उनको भी अपनी कुछ ना कुछ ऐसे मौके पर होता है कि उनको भी कुछ फर्क हो, उनको भी कुछ मिले। तो कैसे चीजों को वो मटेरियलाइज करते हैं, कैसे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कॉमन सिविल कोड तो नहीं होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वो सारे। इसमें दिनेश जी, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है, चूंकि जो अमित शाह और मोदी जी हैं, इन्होंने बहुत सारे दलों को, कांग्रेस को पूरा तोड़ के अपने साथ मिला लिया। इन्होंने कांग्रेस की, जब कमलनाथ की सरकार थी, ज्योतिराज सिंधिया को तोड़ के अपने साथ मिला लिया, चुनाव लड़ लिया। तो क्या जो इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल हैं, जब इनको कंफर्टेबल इससे मुक्त होना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू से, या इनको लगेगा कि नीतीश कुमार इनको थोड़ा सफोकेशन में डाल रहे हैं, तो क्या ये बाकी को भी, तो ये तो चूंकि पहले मिला चुके हैं और इनमें वो कला है कि लोग इनके साथ जुड़ेंगे और इनके पास सत्ता रहेगी, तो क्या ये भी संभावना नहीं है? नहीं, मैं उसी संभावना के बारे में आपको बताया कि लोगों को डर रहेगा कि ईडी सीबीआई का जो उपयोग है, आप उनके दल को तोड़ने के लिए तो नहीं करेंगे, उनके सांसदों को तोड़ने के लिए तो नहीं करेंगे। एक शंका के वातावरण में ये जो गठबंधन होगा, इसमें गठबंधन के सदस्यों के बीच जो शंका का वातावरण होगा, उनको जो भय उनके बीच में होगा, वो जब तक खत्म नहीं होगा तो एक बेहतर गठबंधन सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ
इस देश की गठबंधन सरकार को चलाया कि लोग आज भी उनको याद करते हैं। तो इनको भी बहुत सारी चीजों के बारे में अपना पूरा अपने आप को बदलना पड़ेगा और सारे जो चीजें हैं आपको आपसी सहमति से करनी होगी, अन्यथा ये गठबंधन अभी तो ठीक है शपथ ले लेंगे, लेकिन अगली बार कितना चलता है कितना नहीं चलता है, ये फिर कोई घटनाक्रम होगा, विधान लोकसभा अध्यक्ष का होगा, हर चीज पर तो आपको वोट की जरूरत पड़ेगी, हर चीज पर आपको समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो बार बार आप जब आदत नहीं हो आपको समर्थन मांगने की, आपको हुकूमत करने की आदत हो, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो उन मोदी जी को और शाह साहब को भी लगेगा जैसा बाकी दलों को है। तो आप देखिए राजनीति है, राजनीति में हो सकता है कई बार लोग बदल जाते हैं। ठीक है, रविंद्र सिंह जी हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। रविंद्र भाई, दरअसल ये बात किसी को कोई दो मत नहीं है कि एनडीए के पास बहुमत है, वो प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी बनेंगे, पर जिस नरेंद्र मोदी को लोग जानते हैं और 10 साल से जिस तरह का उनका लोगों ने निर्णय लेने की क्षमता या उनकी कहना चाहिए कि व्यक्तित्व को देखा है कि वो कैमरे के फ्रेम में और किसी को नहीं आने देना चाहते, चाहे वो गुफा हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो, उस फ्रेम में वो फिर अकेले परिक्रमा करते दिखते हैं। अब यहाँ अकेले परिक्रमा नहीं हो सकती, ये परिक्रमा जो है थोड़ी मुश्किल हो गई है, यहाँ पे बैसाखियाँ ही बैसाखियाँ हैं। तो क्या ये जो तीसरा कार्यकाल है ये किस तरह से होगा, इसको लेकर आप थोड़ी बताइए, क्या क्या कुछ आपको महसूस होता है? बिल्कुल, अभी तक वो फुल फ्लैग बैटिंग कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं गठबंधन का दल है, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है, मैं दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, विपरीत परिस्थितियां रहती है तो मैं तो कहता हूँ प्रतिभा और बहुत निखर कर आती है। अभी तक तो हम उनको कंफर्ट जोन में खेलते दिखे थे, अब उनका सही रूप भी दिखेगा। के लिए चल रहे थे, अब ये और हमारे पास तो दो ही दलों के लिए बोल रहे हैं ना, टीडीपी और नीतीश कुमार के लिए। भैया कांग्रेस तरफ देखिए, आईएनडीए तरफ कितने 23 दल है, विचारधारा से हीन है, एक दूसरे से दक्षिण उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे रहते और सत्ता पाने के लिए आ गए हैं। कम से कम हमारे साथ इतना तो नहीं है। और दूसरी बात, हम प्री अलायंस है भाई, हमको पता था चुनाव के पहले हम इनसे समझौता कर रहे हैं, हमारे सहयोगी हैं। अब आ चुका है सरकार, तब भी हमको पता है वो हमारे साथ थे और हमने प्लानिंग करके किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे सबका भरोसा है, उनका निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले से बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे और बहुत शानदार निर्णय लेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी की एक दो बातों से बिल्कुल वो इत्तेफाक नहीं रखता। जैसे वो कह रहे थे क्या ईडी का डर दिखाएंगे, सीबीआई का डर दिखाएंगे। क्या ईडी और सीबीआई का गठन इसलिए हुआ है कि राजनीतिक दलों को हम मतलब डर में करें? और ये डर था तो ये कभी नहीं आते हमारे साथ, हम कभी दुरुपयोग नहीं करते भाई। ईडी और सीबीआई का यदि दुरुपयोग होगा तो कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। मुझे तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत आश्चर्यचकित हूं मैं कि आज कांग्रेस के लोग या अन्य लोग चर्चा क्यों नहीं किए कि ईवीएम खराब था या 400 पार का इनका नारा था। 400 कैसे आएंगे ये, हम आ जाते, इनको कैसे पता था 400? मतलब ईवीएम में सेटिंग थी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता नहीं थी। आज क्या हुआ? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं ईवीएम पे? क्यों नहीं बोल रहे हैं अब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा? क्या रहा ये चुनाव में? मतलब बुरे तरीके से लड़ते रहे, झूठ बोलते रहे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। अब क्यों बोलती बंद हो गई? क्या अब 230-40 आ गए तो अब चुनाव आयोग बहुत अच्छा हो गया, ईवीएम बहुत अच्छा हो गया? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारा प्री अलायंस गठबंधन था, हम बहुत अच्छा सरकार चलाएंगे, हमारे विचारधाराओं में मतभिन्नता नहीं है, हम बहुत सोच समझ कर किए थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर जैसे चलते रही है। और मैं तो कहता हूं कि हमेशा अभाव में व्यक्ति का प्रभाव दिखता है, उसका नेतृत्व निखरता है। यदि 10-20 सीटों की हमारी कमी हो गई, हम स्वतंत्र नहीं आ पाए, तो इनके साथ लेके चलेंगे। आपने देखा होगा बिहार में जब हमारा नीतीश कुमार जी से समझौता था, हमारे सहयोगी थे, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीट आई थी, तब भी हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। हमारे भाजपा के नहीं बने कि हमारे ज्यादा सीट आ गए हमें करेंगे, हमने वादा निभाया है, हमने गठबंधन को लेके चला है भाई। इसके पहले आप खुद देख लीजिए, 272 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, तब भी हमने सारे अपने गठबंधन दलों को मंत्री पद बनाया। क्या हमने डिक्टेटरशिप कर लिया कि 272 तो अकेले भाजपा का है, हम किसी गठबंधन दल को नहीं देंगे, हमारे सहयोगियों को मंत्री पद नहीं देंगे? हमने गठबंधन का धर्म निभाया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जैसा था उससे भी अच्छा नरेंद्र मोदी ने किया। नहीं तो हम बोल देते हम आपको जरूरत नहीं है, हमारी 272 तो आ गई। आप और एक चीज देखेंगे, उड़ीसा में हमारी सरकार बन गई, हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी सरकार बना के ले आए।
सिक्किम में भी बन गया, आसाम में भी बन गया। हम थोड़ा सा यदि कमजोर हुए तो राज्यसभा के लिए भी मजबूत हुए, राज्यों में भी। कहाँ हम चुनाव बहुत ज्यादा हारे हैं भाई, 3 साल तीसरी बार सरकार है, थोड़ा बहुत ऊपर रवीन नीचे होता है। भाई, आप हर मैच आप सचिन चुनाव नहीं तेंदुलकर हारे से हो। डबल शतक। नहीं रवीन भाई, आप लोग चुनाव नहीं हारे हो। दरअसल आपने कहा था कि आप मेरिट में टॉप करोगे और आपको ग्रेस मार्क से पास हुए हो। तो लोग ये कह रहे हैं कि आप ही ने कहा था कि हम 400 पार जाएंगे और आप जो है उसमें नंबर कम लाए हो। कोई, आप ये कहते कि हम सरकार बनाएंगे तो कोई पूछता नहीं आपसे, क्योंकि आपने ही नारा दिया था, इसलिए लोग पूछ रहे हैं। नहीं बिल्कुल, हमने तो ये भी कहा कि अब की बार मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार वो भी तो था हमारा 400 का मैं परीक्षा देने के पहले ये सोच लूं कि मैं 35% 40% अंक लाऊंगा, तो मैं कभी नहीं ला सकता 80%। मैंने वादा किया ठीक है भाई 90% लाऊंगा, मेरी तैयारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कई बार परीक्षा की पद्धति वो बात नहीं थी। आप कितने भी नंबर लाएं, आप कह रहे थे ये बाकी सब फेल हो जाएंगे, आप कह रहे थे सब जीरो में है, ये माइनस है। ये दरअसल ये इसलिए लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं। मैं अपना आत्मविश्वास तो परीक्षा के पहले भी दिखाऊंगा ना भाई। मेरा वो क्या कर रहा है प्रतिद्वंदी, वो जाने उसकी रणनीति। चलिए, हम रवि ग्वालानी जी बैठे हैं कांग्रेस के, इनसे पूछते हैं कि भाई ये जो आप इतना हल्ला कर रहे हो, आपको तो ना तो बहुमत मिला है, ना आप सरकार बना रहे हो, आप मीटिंग कर रहे हो। ठीक है, आपने नहीं कहा कि हम सरकार बनाने का, आप प्रतिपक्ष में बैठोगे, पर आप इतने उत्साहित क्यों हो? ये जो रिजल्ट आया है, जैसे बीजेपी ने कल, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण है, हमारी जीत हुई है एनडीए की और हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। आपके पास बहुमत नहीं है, आप इकट्ठे हुए हो, बहुत सारे दलों के साथ आपका विरोधाभास था, फिर भी आप जो है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सब खुश हो रहे हैं। भाजपा भी खुश है, कांग्रेस भी खुश है, टीडीपी भी खुश है, आप पार्टी भी खुश है, ममता बनर्जी भी खुश हैं, सब अपने अपने ढंग से, अखिलेश यादव भी खुश हैं, चुनाव आयोग भी खुश है कि उसमें कोई आरोप नहीं लगा रहा है। तो ये सब मिली जुली जो खुशी है, ये खुशी रवि भाई इसका थोड़ा बयान करेंगे। देखिए, इससे अच्छी बात क्या होगी कि देश में हर कोई खुश है, खुशहाली आई है, लोकतंत्र जीता है। अटल बिहारी वाजपेयी की अभी बीजेपी वाले बात कर रहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सदन में कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आज लोकतंत्र मजबूत हुआ है, और आज जब लोकतंत्र मजबूत हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, नेता हो, या इनके सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, आप सबकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, सबकी बॉडी लैंग्वेज लूज हो गई है। ये जो पहले 400 पार की बात करते थे, आज कह रहे हैं हम गठबंधन की सरकार चला लेंगे। मैं थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलता हूं, पिछले 25 वर्षों की अगर हम बात करें, लगभग 25 वर्षों से, तो 12 से 13 वर्ष जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले संगठन में उन्होंने जो काम किया, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री रहे 10 वर्षों से। इस पूरे 20, 22, 25 वर्षों में इनका अनुभव क्या रहा है? अकेला। ये जब मुख्यमंत्री बने, केशुभाई पटेल जी खत्म हो गए, उनको पूरी तरीके से निकाल दिया गया। जब ये देश के प्रधानमंत्री बने तो आडवाणी जी की क्या स्थिति रही, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। उसके बाद जो जो घटक दल इनके साथ जुड़े, वो चाहे शिवसेना ले लीजिए या दूसरे अन्य दल ले लीजिए, अकाली दल ले लीजिए, जिसके साथ भी ये रहे, सब में टूट फूट हुई, सबको डिवाइड करने का काम किया गया। अब आज जब ये शॉर्टफॉल हो गए हैं, जब इनके पास वो पूर्ण बहुमत के नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आज इनकी लैंग्वेज, इनके प्रवक्ताओं की लैंग्वेज बदल गई है। और जल्दबाजी में देखिए, कल सारी चीजें आई नहीं कि इमीडिएटली इन्होंने कहा हमको मीटिंग बुलानी है, मीटिंग इमीडिएटली हुई नहीं कि अभी हम टीवी में देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को एनडीए ने नेता चुन लिया है। अभी तो यही नहीं पता कि इनके घटक दल इनके साथ आने वाले कुछ दिनों में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अभी तो किसी को कुछ भी नहीं मालूम, न कोई चीज सामने पूरी तरीके से आई है, न कोई खुल के कह रहा है। नीतीश कुमार जी का बयान आ रहा है सरकार बनेगी, किसकी बनेगी, कहां बनेगी, इस बारे में तो कोई स्पष्टीकरण आ ही नहीं रहा है। बीजेपी इस बात को जरूर कहेगी कि आज इनकी सरकार बन गई है, एनडीए वापस आ गया, अच्छी बात है। हम जब आपसे 10 वर्षों में यही बात कह रहे थे,
तब इन लोगों को समझ में नहीं आया। ये तो हवा में उड़ रहे थे, इनको लग रहा था कि यही भगवान राम को लेकर के आए हैं। कैसे कैसी बातें कह रहे थे। हम हर बार कहते रह गए कि भैया थोड़ा सा धरातल पर आ जाओ, इतना घमंड अच्छा नहीं है, थोड़ा सुन लो, जनता क्या कह रही है उसके दर्द को समझ लो। लेकिन नहीं, इन लोगों ने तो हर बार एक बात कही कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस मुक्त भारत, गोवा में मेजॉरिटी अगर हमारे विधायक आते हैं टूट फूट हो जाती है, मध्य प्रदेश में आते हैं टूट फूट हो जाती है, महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी इनके साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, क्या स्थिति रह गई। उद्धव ठाकरे जी के पार्टी को दो फाड़ तोड़ दिया, एनसीपी को इन लोगों ने दो फाड़ तोड़ दिया, मुख्यमंत्री झारखंड के थे उसको इन लोगों ने जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, देश के सारे विपक्षी नेताओं के घर में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे मार रहे थे। और आज इनको लोकतंत्र याद आ रहा है, आज इनको लग रहा है कि इन लोगों ने बहुत अच्छी पारी खेली है। भैया मैं कबीर दास जी का दोहा याद दिला देता हूं एक बार आपको, माया मरी ना मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, लोग कह गए दास कबीर। आज मोदी जी जो पिछले 20, 22, 25 वर्षों में अकेले चले हैं, नोटबंदी अकेले कर देते हैं, जीएसटी अपने हिसाब से अकेले लॉन्च कर देते हैं, जब मर्जी होती है 3 काले कानून अकेले पास कर देते हैं किसानों के लिए। जब जितने गोल्ड व्यापारी हैं वो कहते हैं कि ये गलत हो रहा है तो उनकी बात को नहीं सुना जाता है। किसको सुना है? अग्निवीर योजना में जब हम कहते रहे कि अग्निवीर योजना गलत है, युवा परेशान हो रहे हैं, तो इन लोगों ने कहा कांग्रेस भ्रम फैला रही है। जब हमने कहा महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो इन लोगों को महंगाई नहीं दिख रही थी, इनको लगता था कि ये जो मंदिर बन चुका है उस मंदिर के जरिए ये आ जाएंगे। और आज हुआ क्या? मैं प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूं, अयोध्या नगरी में भारतीय जनता पार्टी हार गई। चिंता करने का विषय है। आज के समय में जो इनकी स्थिति हुई है, जो दुर्गति हुई है, ये भले ही कितनी भी बात कह लें कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा चला लेंगे, लेकिन सही मायनों में ये भारतीय जनता पार्टी की जो हिटलर शाही सरकार चल रही थी पिछले 10 वर्षों से, ये उसकी नैतिक हार है। और आगे कैसे चलाएंगे नहीं चला पाएंगे आपको फिर तो वक्त बताएं। ठीक है रवि भाई, मैं बात करूंगा। हमारे साथ अमित चंद्राकर जी जुड़े हैं। अमित जी, आप राजनीतिक रूप से बहुत सजग हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं, आप सारी राजनीति पे नजर रखे हुए हैं। मैं ये जो डिस्कशन हो रहा है इसमें आप किस तरह से इसको देखते हैं? सादर प्रणाम जी। और सर देखिए, अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां जो कल बदली है जी, इसको हमको अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। कारण क्योंकि भाजपा जो एनडीए में स्पेशली जो भाजपा है 2014-2019 के जो चुनाव हुए हैं उसमें वो 272 प्लस तो अकेले रहे ही थी, और 19 में 303 प्लस जो सहयोगी दल है उनकी घटक दल के साथ वो सरकार चला रही थी। लेकिन कल जो परिणाम आए हैं लोकसभा चुनाव के, वो उनकी आशा के अनुरूप तो नहीं आए हैं, क्योंकि वो 240 पे रुक गए। अब उसके बाद जो घटक दल मिला के वो हालांकि बहुमत पे है, 290-291 के आसपास चल रही है। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अभी जो निभाने वाले हैं, जो जेडीयू नीतीश कुमार जी का है, प्लस टीडीपी का चंद्रबाबू नायडू जी का है। हालांकि उन्होंने जो टीवी में जो खबर अभी तक मिल रही है वो उनका समर्थन दे चुके हैं वो। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी पहली बार गठबंधन की सरकार चलाएंगे। अब मतलब गठबंधन जिसके सहारे, मतलब बोलते हैं उनके बिना सरकार नहीं खड़ी रह सकती, क्योंकि अभी तक आप निर्णय अकेले ले सकते थे। अब निर्णय के लिए आपको अपने गठबंधन साथियों का भी मंजूरी की आवश्यकता पड़ेगी। जिस स्टाइल में नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिक्स करते हैं या निर्णय लेते हैं, बहुत प्रभावी बड़े निर्णय लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश की जनता भी समझ रही है, देख रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो 2-3 बड़े वायदे जो किए हैं देश में इस चुनाव के पहले, क्या वो निर्णय के साथ, क्या वो घटक दल भी साथ रहेंगे? क्योंकि सारी परिस्थिति अब घटक दल के ऊपर निर्भर है। मुझे लगता है कि नीतीश बाबू को संभाल के रखना भाजपा के लिए थोड़ा सरदर्द रहेगा हमेशा, मतलब निर्णय लेने में सरदर्द हमेशा रहेंगे। लेकिन जहां तक चंद्रबाबू नायडू का है, वो बहुत पहले से एनडीए के सहयोगी रहे हैं, अटल जी के साथ रहे हैं, उनकी बहुत किंग मेकर रहे हैं हमेशा वो। चाहे हम 96 के लोकसभा चुनाव देखें, चाहे 97 देखें, इवन 98 देखें हम, तब तक वो एनडीए के अटल बीजेपी के साथ रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी का अनुभव थोड़ा सा डगमगाए वाला अनुभव है। हालांकि सरकार अभी बन जाने दीजिए,
समझ आएगा बड़े जब निर्णय होंगे उस समय घटक दल कितने भाजपा के साथ रहेंगे। ये बहुत देखने वाली और समझने वाली बात है। मेरे ही अभी फिलहाल तो आकलन है, जब तक नई सरकार नहीं बनी है तब को यहीं तक अभी रुकना मुझे लगता है कि समझना पड़ेगा। आगे जैसे निर्णय होंगे फिर आगे की बातें होंगी इसमें। ठीक है अमित जी, मैं फिर से अपने राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी के पास चलता हूं। दिनेश भाई, अभी आप पूरी बात सुन रहे थे, अमित ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। वो कह रहे थे कि जो चुनाव के पहले मोदी जी जो जो बातें कह रहे थे, अब वो कौन कौन सी बातें थी वो अभी उस पर हम चाहें तो बात कर सकते हैं कि बीजेपी अगर तीसरे टर्म में आती तो क्या करती। वो जातिगत जनगणना तो नहीं कराती, पर वो सीएए लागू कर उसको पूरी तरह से लागू करती, वो जनगणना रजिस्टर लागू करती, वो जो है वो ये पूरे देश में वो कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव। अब एक देश एक चुनाव में अभी आपने देखा कि यदि ये लोकसभा का चुनाव उड़ीसा के चुनाव के साथ नहीं होता तो बीजू जनता दल की स्थिति अलग होती। तो बहुत सारे क्षेत्रीय दल जो हैं, जब एक साथ चुनाव होता है तो क्षेत्रीय दल उसमें निपट जाते हैं। अभी और बहुत सारी चीज़ें जिस एजेंडे पे भाजपा चल रही थी, वो एजेंडा यदि घटक दलों को नहीं जमा और लगा कि ये हमारे लिए खिलाफ में जाएगा, तो ये किस तरह से आगे की राजनीति होगी। क्योंकि अगर नीतीश कुमार को बिहार में राजनीति करना है तो बिहार के वोटर को साधना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू को अगर आंध्रा में राजनीति करना है तो आंध्रा के वोटर को साधना पड़ेगा, और बाकी जो सहयोगी दल हैं उनको भी उस तरह से अपने अपने वोटरों को, क्योंकि उनका अस्तित्व उनके अपने अपने क्षेत्र से। तो ऐसे में जो भाजपा का आगे का निर्णय है, जो निर्णय भाजपा कहती कि हम चुनाव में अगर आए, और जिसको कांग्रेस ने और विपक्षियों ने बहुत भुनाया कि यदि ये 400 पार गए तो ये संविधान बदल देंगे, ये भी इन पे ये बात कही गई, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरह की बातचीत भी कही गई। तो ये नए संदर्भ में इसको दिनेश भाई कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी तो देश एक और चीजों के बारे में भी सोचेगा कि वो मोदी की गारंटी जो जिसकी बात हो रही थी कि वो गारंटियों पर भी तो लोग सोचेंगे कि उन गारंटियों का क्या है। तो वो भी एक मुद्दा तो होगा, और वो गठबंधन के बीच में मुद्दा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए केंद्र सरकार की कोई भी योजना बिना राज्य सरकार को माध्यम बनाए पूरी नहीं हो सकती। अभी तक तो देश में ये था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकारें थी या जो दक्षिण भारत में क्षेत्रीय दलों की सरकारें थी, वो जो है कई चीजों का विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके पास उस तरह का मैंडेट नहीं होता था कि आपने किसानों को सीधे खाते में पैसे डाल दिए केंद्र सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट का कोई बीच में रोल नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो जिसमें एक विंडो तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो वो विंडो तो ये एक्सप्लोर करना चाहेंगे, कोई भी दल हो उसको एक्सप्लोर करना चाहेगा कि किन से जो पैसा आ रहा है वो उसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सके, अपने नाम से योजनाएं बना सके। ये तो इनिशियल हर राज्य में होता है और ये पिछले कुछ सालों से बंद है। मुझे लगता है कि ये अब आंध्र प्रदेश में ये चालू होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू अपने हिसाब से करना चाहेंगे। और बहुत सारे जो मुद्दे हैं, देखिए ना अभी तो जो इनका जनगणना, जातिगत जनगणना तो अलग चीज है, अभी तो हमारे देश में जनगणना नहीं हुई है शिवाजी जी। मतलब आप सोचिए, हम पहले से लेट चल रहे हैं, जो बड़ा काम था कि वो जनगणना सरकार ने नहीं कराई, क्यों नहीं कराई, ये इस पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया। अब सारी चीजें इस देश में बड़े काल्पनिक तौर पर, काल्पनिक डाटा के आधार पर सब कुछ उसी तरह से प्रोजेक्टेड हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 10 साल में सेंसस होता है तो उसका कोई मीनिंग होता है। उस सेंसस के बहुत सारे जो है योजनाओं में काम आता है, लेकिन आपने चलिए कोरोना के कारण नहीं हुई, फिर आपको अगले साल करा लेनी चाहिए थी, 22 में करा लेनी थी, फिर आप लोकसभा चुनाव आ गया तो अभी तो पहले तो आपको जनगणना ही कराना है। फिर जो और भी बहुत सारी जो चीजें पेंडिंग है जो कोरोना के कारण हुई, तो उन पर भी सरकार को काम करना है। तो अभी जो इनका जो टकराव होगा वो होगा उन्हीं मुद्दों पर होगा जो राज्यों के हितों से संबंधित है। उनके टैक्सेशन का मामला है कि आप उनको शेयर कैसे देते हैं। कई राज्यों को ये शिकायत है, भाजपा शासित राज्यों को भी है, कि उनको जो हिस्सा मिलना चाहिए वो हिस्सा नहीं मिल रहा है। और आंध्र प्रदेश तो अच्छा फर्टाइल स्टेट है और वहां तो उनको हिस्सेदारी चाहिए। बिहार के पैकेज की बात भी है, वो पैकेज मांग रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजों पर होगी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यदि रख रहे होंगे। अब पता नहीं एनडीए की मीटिंग में आज की बैठक में
केवल क्या इसी विषय पर बात हुई कि मोदी जी को बस तीसरी बार शपथ दिलाना है, फिर अगली कोई मीटिंग होगी, फिर एक फॉर्मूला तय होगा, फिर उसके आधार पर कैबिनेट बनेगा, क्या होगा, ये अभी सारी चीजें बड़ी सस्पेंस में है। तो जब पूरा कंप्लीट पिक्चर सामने आएगा तो बहुत सारी चीजों पर हो सकता है कि आगे समझ में आए कि ये कितना चलेगा, कौन कौन से लोग इसमें हिस्सेदारी करेंगे। तो और जो जहां तक वो बात है कि आपका एक देश एक चुनाव, तो मुझे देखिए ये तो लगता नहीं कि ये एक देश एक चुनाव पर ये अब जाएंगे, क्योंकि वैसे भी 2029 से पहले तो ये कोई नया चुनाव पहले भी नहीं कराते। यदि सरकार में बहुमत भी आ जाता तो क्या ये लोकसभा भंग कर देते क्या, कि बीच में सब हमको जो है 26 में एक देश एक चुनाव कराना है तो हम भंग कर देते हैं, तो तब भी नहीं करते। जो भी होता 29 के आसपास होता तो, लेकिन जिन राज्यों के चुनाव 28 या 29 के शुरू में होते, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के, तो क्या तब आप कराते? तो ये एक रिपोर्ट है, ये एक एक्सरसाइज है, कहीं ना कहीं ये जो होता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं देश में माहौल बनाने के लिए, ये उसी तरह का विषय है। देखिए देश में एक देश एक चुनाव, हमारे यहाँ तो अलग अलग हर साल चुनाव होते हैं, लेकिन आप एक बार जहाँ चुनाव हो गया, दोबारा कोई क्यों चाहेगा कि उसे फिर 2 साल बाद चुनाव में जाना पड़े, 1 साल बाद चुनाव में जाना पड़े? तो उसके लिए आपको लोकसभा भी भंग करना पड़ेगी। यदि आप लोकसभा भंग करने के लिए तैयार होंगे, नए चुनाव कराने के लिए तैयार होंगे, तब तो आगे बात बनेगी, अन्यथा ये जो है रिपोर्ट है वो फाइलों में पड़ी रहेगी। ठीक है दिनेश जी, हम फिर से जो है रविंद्र सिंह के पास चलते हैं। रविंद्र भाई, जो बातचीत आप सुन रहे हैं और जो आशंका और जो भविष्य की संभावना है, ये सब पे बात हो रही है, और बात इसलिए हवा में नहीं हो रही है क्योंकि जिन लोगों के साथ जुड़ के पार्टी जा रही है सरकार बनाने, उन लोगों का चरित्र वैसा रहा है, क्योंकि उन्होंने वो कोई बहुत बढ़िया लोग हों या वो बार्गेन नहीं करेंगे, ये कोई मानने तैयार नहीं। तो ये इसको लेकर आपको क्या लगता है? नहीं, कहीं नहीं। आने दीजिए, समय आने दीजिए, किसका चरित्र क्या है सब हो जाएगा। गठबंधन का धर्म है, सब मिलजुल कर निभाएंगे। और ये प्री इलेक्शन अलायंस था, तो सबको पता है, हमको भी उनके चरित्र के बारे में था, या हमारे बारे में जो जानकारी रखते थे। भविष्य क्या होगा तो कल नहीं बता सकते। रही बात 2-3 बातों का, मैं जवाब देता हूँ कि इतनी जल्दी क्या थी कि राष्ट्रपति से मिले, राष्ट्रपति से मिल के मतलब ये कर दिए, कल मतलब पार्टी का ये हो गया, सर्वमान्य नेता हो गया। अरे भैया, जो होना है उसको कर लें। 4 दिन बाद करेंगे तो भी चीखेंगे इतना लेट क्यों कर रहे हैं, इनके अंदर विवाद हो रहा है क्या? हम तो त्वरित निर्णय लेने वाले लोग हैं, बड़े बड़े निर्णय लेने वाले लोग हैं। हम परवाह नहीं करते, हमको 370 समाप्त करना था, देश हित में कर लिए। जो काम करना है जल्दी करें ना, हर चीज में शंका कुशंका की क्या आवश्यकता। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे, ये तो कांग्रेस का देन है, जातिगत जनगणना कराएंगे करके। और रही बात जनगणना के लिए, जनगणना आयुक्त होता है, उसका प्रक्रिया बहुत वृहद है। 2 साल कोरोना का काल था और उसके और 2 साल लगे हैं। ठीक है, हो जाएगा, उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जनगणना भी होगी और उसमें शंका कुशंका करने की कोई बात ही नहीं है। तीसरी बात, जो कांग्रेस के लोग इतना 99 सीट ला के बताइए हमको, बैठ के ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि इनकी सरकार बनने जा रही है, ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गए। बड़ी लटपट में तो 99 सीट पे पहुंचे हो, और हमको और जो चीज गिना रहे थे ना गौलानी जी आप, कि भारतीय जनता पार्टी का ये वो सब, आप जनादेश हमारे पक्ष में है, आप जो बोल रहे थे वो सबको जनता ने अस्वीकार कर दी। और विशेषकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो आप लोग बुरी तरह नकार भी दिए गए। तो भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, जरा मंथन करिए कि आप लोग का क्या होगा। 99 सीट पे आके मतलब भारतीय जनता पार्टी की थाली में रसगुल्ला क्यों, मेरी थाली में रसगुल्ला नहीं, ये कहना अच्छा नहीं है। उस रसगुल्ले को प्राप्त करने का आप प्रयास कीजिए। मैं 1-2 चीज एकदम स्पष्ट कर रहा हूँ ना, एकदम स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमारे ऊपर कि टीडीपी क्या करेगा या नीतीश कुमार क्या करेगा, एकदम आशंका निर्मूल साबित होगी, बिल्कुल निर्मूल साबित होगी। और हम अपने किसी एजेंडा से बाहर नहीं जाएंगे। हमने जो वादा किया है, जो प्री इलेक्शन किया है, हमारे जो घोषणा पत्र से, पूरा करेंगे, कहीं कोई शंका नहीं है। राजनीति में संभावनाओं के द्वार खुलते हैं और खुले रहते हैं। कुछ होगा, जैसी समीकरण बनेगी उन समीकरणों पे हमारी भी निगाह रहेगी, हम भी मंथन करेंगे। इतनी आसानी से विश्वास नहीं टूटता है। ठीक है, राज्य की राजनीति अलग होती, केंद्र की राजनीति अलग होती, कभी वो तेजस्वी यादव के साथ थे, कभी हमारे साथ थे, वो बात का विषय हो गया। आज की परिस्थिति क्या है, तुरंत उन्होंने अपना लेटर दे दिया प्रधानमंत्री के लिए, और ये इस चीज की तारीफ करनी चाहिए। कोई बार्गेनिंग का मौका नहीं मिला, और कोई बार्गेनिंग करना नहीं चाहता। भाई क्यों कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा? हमारा तो प्री अलायंस है ना, उनको तो पता है हम क्या करने वाले हैं। सब एक दूसरे से विश्वास करके आए, और विश्वासघाती करना हो तो बात का विषय है, उनसे भी निपटना आता है हमको, हम वो भी निपट लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, स्थिर सरकार की तो हम पिछली बार 272 से अलग थे,
थोड़ी समीकरण ऊपर नीचे होगी, उसको हैंडल करना आता है, देश विकास की ओर बढ़ेगा। 400 पार का नारा मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि 400 पार का नारा ना हो, लेकिन मोदी सरकार अब की बार वो हुआ है। अब ये 400 पे लटक गए, 400 क्यों नहीं आनी है? अरे हमारी स्ट्रेटजी थी, आप उसमें अटक गए, सीधी सी बात है, आप उसी को भुनाने में लगे हो। हमारी सरकार आ गई है और बहुत अच्छे से सरकार आई है। तीसरी बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है क्योंकि हर राज्य की राजनीति अलग होती। इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ डिफरेंट हो गई, महाराष्ट्र की कुछ डिफरेंट हो गई, लेकिन हमने दूसरे जगह ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे प्रदर्शन में बहुत ज्यादा निराशाजनक नहीं है। सबसे बड़ी बात है, देश की जनता ने हम पर विश्वास किया। नहीं तो ये 23-24 लोग मिलकर एक मोदी को हराने के लिए हो गए थे, इनको क्यों नहीं दिए? इनका आ जाता ना 273 से, हम अपनी हार स्वीकार कर लेते। बिल्कुल नहीं आए हैं। झूठ और फ्रेब की राजनीति करते रहिए। हमने जो कहा स्पष्ट कहा। अब इससे बड़ी स्पष्टता क्या होगी कि भारत के प्रधानमंत्री ने खुले मन से कहा कि धर्म के आधार पर मैं आरक्षण नहीं दूंगा। 4% यदि मुसलमानों को है तो SC ST OBC को दे दूंगा। किसी में दम है क्या इतनी बड़ी बात कहने की? मोदी जी जो कहते थे दबंगता से कहते थे, स्पष्टता से कहते थे, पूरी ताकत से कहते थे और अभी भी कहेंगे। कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है, कोई हमको ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम गठबंधन के धर्म को पहले भी निभाते रहते, अभी भी निभाएंगे और बहुत शानदार तरीके से मैं कह रहा हूँ, सारी आशंकाओं को निर्मूल साबित करेंगे और बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे। कोई हम दबाव की राजनीति से दबने वाले लोग नहीं है। ठीक है रविंद्र भाई, आप बहुत संभावनाओं की बात कर रहे थे। दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आया आपकी संभावनाओं को सुनते हुए कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। अब फड़कती सी गजल कोई सुनाओ, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं अनमने हैं। तो पता नहीं, संभावना अनंत है। रवि जी कुछ कहना चाहते थे, संक्षेप में बोलिए रवि जी, टाइम हो। बीजेपी 96 से 2004 के समय में जो इनका नेतृत्व था और 14 से 24 का इनका जो नेतृत्व था, उसमें बहुत अंतर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से चलाए थे, 13 दिन की, 13 महीने की और 5 साल की। उनको गठबंधन सरकार का अनुभव था, उन्होंने सब घटक दलों को साथ में लिया था और जवाहरलाल नेहरू जी के समय से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरी सारी चीजें देखी थी, उनका एक्सपीरियंस अलग था। वर्तमान नेतृत्व ये तो अकेले चलने वाला नेतृत्व है, ये अभी सुने कहाँ है? इतनी बार कितनी सिफारिशें, कितनी चीजें इन तक गई, सबको तो दरकिनार कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, पीयूष गोयल जी हो, या जो भी इनका शीर्ष नेतृत्व अभी है, वो कहां किसको सुना है? बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है रविंद्र जी। आप लोग पिछले 10 सालों में बोलते ही तो रहे हो, खड़े होकर के जो बोलना है बोल देते हो, लेकिन धरातल पर क्या है? कुछ भी नहीं। बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने की, नहीं हुआ क्या? कुछ भी नहीं। चलो तो अमित जी, यही रवि भाई मैं रोकूंगा। अमित जी आप कुछ कहना चाहें, नहीं तो मेरा टाइम भी हो रहा है। नहीं, मैं यही कहूंगा कि अभी देखिए, वही मैं पहले वही बात फिर से एक बात बताऊंगा कि ये पहली बार नरेंद्र मोदी को गठबंधन का सरकार चलाने पड़ेगी, जिसमें निर्णय के लिए भी उनको गठबंधन साथियों की जरूरत पड़ेगी। मतलब आप छोड़ नहीं सकते। तो महत्वपूर्ण यह है कि अभी सरकार बनने दीजिए। सरकार बनने के पहले जो उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा, उससे समझ आ जाएगी, मुझे लगता है अगले 6 महीने का, ये साल भर का, कि जो गठबंधन क्या चाहती है, गठबंधन कितना उस पर सहमति देती है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से समझ आएगा, क्योंकि बड़े निर्णय के लिए उन्होंने वो पहले ही कल रात की जो मोदी जी जब भाजपा कार्यालय में कल रात को आए थे और उन्होंने जो संदेश दिया अपने कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को दिया सबके सामने, उन्होंने फिर भी दोहराया है बात की करप्शन और बड़े निर्णय के लिए फिर से देश तैयार रहे, उसमें लेने वो पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या ये टीडीपी या क्या ये जेडीयू के नेता नहीं देख रहे थे वीडियो? ये अपने आप में एक, मैं समझता हूं कि वो सहमति है। हालांकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या निर्णय होता है, उस पे अगले साल भर या आने वाली सरकार की भविष्य तय होगा। ठीक है अमित जी, तो हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में समदृष्टि से जो है मोदी जी सबको देखेंगे और उसमें टीडीपी हो चाहे नीतीश के मंत्री हो, जो भी देश में करप्शन करेगा वहाँ पर सब जगह सीबीआई जाएगी, ईडी जाएगी। केवल वहाँ नहीं जाएगी जहाँ पे विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं। तो समान दृष्टि से देश में, चूँकि हमारा संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, तो वो समान दृष्टि से सरकार देखेगी और जो केंद्रीय संस्थाएं जिन पर आरोप लगता है वो भी संस्थाएं सोचेंगी कि हमको अपनी गरिमा और अपनी निष्पक्षता बनाए रखना है। तो हम देखते हैं कि आने वाले समय में गठबंधन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह चलती है। मोदी जी इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वो आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो आपदा आई है इसमें किस तरह के अवसर वो तलाशेंगे। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।